हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 के हवाले से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड आप लोग जानते हैं। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट why can we not feel gravitation force between the bodies around us? हम अपने इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बॉडीज़ के दरमियान में, यानी इज्साम के दरमियान में, वो फील क्यों नहीं करते, वो महसूस क्यों नहीं करते, इसकी रीज़न क्या है? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। ड्यू टू अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की वैल्यू लिखी हुई है 6.673 × 10⁻⁻11, the gravitational force of attraction between object is very small, and moreover our masses are also small, so we cannot feel it. ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू लिखी हुई है, इसमें जो 10⁻⁻11 है, ये शो कर रही है कि ये वैल्यू बहुत कम है, और ये इतनी ज़्यादा कम है कि हम इसको फील नहीं करते। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो बॉडीज़ हैं उनका साइज़ भी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। इस वजह से एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम इसको अपने इर्द गिर्द फील नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? स्मॉल जी और कैपिटल जी में फ़र्क बताएं क्या होगा? आंसर की तरफ मूव करते हैं। आंसर के लिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर दिया, इनका डिफरेंस बता दिया। स्मॉल जी के हवाले से देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और कैपिटल जी के हवाले से देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी सिर्फ अर्थ के लिए है, कैपिटल जी यूनिवर्सल है, यानी तमाम यूनिवर्स के लिए। स्मॉल जी के हवाले से देखते हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 है। और कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 × 10⁻⁻11। स्मॉल जी के हवाले से देखते हैं। इट इज़ पॉजिटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग डाउनवर्ड एंड नेगेटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग अपवर्ड। जो बॉडीज़ ऊपर से नीचे आ रही होगी तो ये नेगेटिव जो है, इट इज़ पॉजिटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग डाउनवर्ड। अगर बॉडीज़ ऊपर से नीचे आ रही होंगी तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो ये नेगेटिव होगा। कैपिटल जी की बात करें तो ये इतनी स्मॉल होती है, हम इसको फील ही नहीं कर सकते। इट्स वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट फील इट। हम इसकी वैल्यू को फील ही नहीं कर सकते। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के हवाले से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। हाउ मच मून इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ एंड कंप्लीट इट्स साइकिल अराउंड द अर्थ? मून अपना अर्थ के करीब जो है साइकिल कितनी देर में मुकम्मल करता है, कितने टाइम में और कितनी देर में मुकम्मल करता है? आंसर की तरफ मूव करते हैं। मून इज़ नियरली 38 टेट्राज़ीरो। ये तकरीबन जो है 38 के आगे आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं, किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। It completes its one revolution around the earth in 27.3 days. ये तकरीबन अपनी एक रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 27.3 डेज़ के अंदर मुकम्मल करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइड बॉक्स का क्वेश्चन है ये, और ये भी पेपर के लिहाज से, पेपर पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये अर्थ के रिस्पेक्ट स्टेशनरी क्यों है, सीनी साकिन हालत में क्यों है? स्टेशनरी का मतलब वो ये होता है कि ये रेस्ट पोजीशन में है, हालांकि ये मूव कर रही हैं। इसकी रीज़न क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को तकरीबन 24 घंटे लगते हैं अपनी एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए अराउंड द अर्थ। And Earth also complete their one revolution about its axis in 24 hours. अर्थ भी अपना एक रेवोल्यूशन 24 घंटे के अंदर मुकम्मल करती है। सो दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स
appears to be stationary with respect to अर्थ। सो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं ये अर्थ के रिस्पेक्ट स्टेशनरी कहलाते हैं, स्टेशनरी बन जाते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी मूव करते हैं, यानी ये कम्प्लीटली अर्थ को फॉलो करते हैं। अगर अर्थ अपना एक चक्कर 24 आवर्स में मुकम्मल करती है तो ये भी अपना एक साइकिल यानी अपना एक चक्कर 24 आवर्स में ही मुकम्मल करते हैं। सम टाइम्स दिस सैटेलाइट आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस तरह के सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेटिंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द अर्थ। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। अगर आप एक एप्पल है जिसके ऊपर उसका वेट 1 न्यूटन है, उसे अर्थ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। विद 1 न्यूटन फोर्स एन एप्पल वेटिंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द अर्थ। अगर एप्पल का वेट 1 न्यूटन है तो उसके बाद जो फोर्स अट्रैक्ट करेगी वो भी 1 न्यूटन की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट यू? विच वन इज attracting a larger force, you or the earth? Yes, earth attracts us and in reaction we attract earth as well. क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि आप बताएं कि क्या अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है या हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, कौन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो हमें पता है कि हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करती है। अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर है कि भाई दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितनी फोर्स लगाकर अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है उतनी ही फोर्स से हम भी उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बोथ ऑफ दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं हम अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई कर रही है, वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी ये बराबर फोर्स हैं। या हम ये नहीं कह सकते अर्थ हमें ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है और या हम अर्थ को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। अ फील्ड फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट वेरियस पोजीशंस इन स्पेस। फील्ड फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट से मुराद ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को जो है एक तरीकाकार तो ये होता है, अगर आपने किसी चीज़ को मूव करवाना है तो आप उसको पहले टच में आएँ, उसे छुएं, फिर उसको फोर्स लगाकर मूव करवाएं। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से आप उसको छुए बगैर उसको अट्रैक्ट कर लें अपनी तरफ। सो जो ग्रेविटी है हमारे पास अल्लाह ताला ने कोर अर्थ पर रखी है, जो है ज़मीन पर, वहाँ वो ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये चीज़ों को छुए बगैर, हमको टच किए बगैर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सो इट इज़ फील्ड फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसलिए इसे फील्ड फोर्स कहा जाता है। इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी वेदर अ बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। ये बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है चाहे बॉडी अर्थ के साथ अट्रैक्ट में हो, यानी उसके साथ इन टच हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन सेंड इनटू स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में क्यों सेंड किया जाता है, स्पेस में क्यों भेजा जाता है। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन सेंड इनटू स्पेस फॉर कम्युनिकेशन एंड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इसलिए भेजा जाता है स्पेस के अंदर क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। हमने स्पेस के अंदर जाकर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेस के अंदर जाकर देखते हैं और कुछ नई जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। It is also used for weather forecasting and to find the location of space by GPS system. इसके ज़रिए हम वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम की सूरत-ए-हाल कैसी रहेगी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए GPS सिस्टम के ज़रिए भी हम इसको इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्लियर साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को गेस क्यों नहीं कर सके। Reason: earlier scientists could not guess about the gravitational force because they did not think logically.
कि वो लॉजिकली चीज़ों को थिंक नहीं करते थे, उस वक्त सोचते नहीं थे अबाउट द वेरियस फिनोमेना लाइक न्यूटन। जब न्यूटन की तरह वो बेसिकली लॉजिकली नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से वो इसको गैस नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, कैन वी डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून? इफ यस देन व्हाट डू यू नीड टू नो? हम क्या मास ऑफ मून फाइंड कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? We can determine the mass of moon, our moon, if value of gravitational acceleration and radius of moon is known. हम मालूम कर सकते हैं mass of moon, लेकिन अगर हमें gravitational acceleration और radius of moon दोनों given हो, हमें दोनों पता हो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। Why communication satellite are stationed at geostationary orbit? Geostationary orbits में communication satellite स्टेशनरी क्यों होते हैं, यानी स्टेशनरी पोजीशन में क्यों आ जाते हैं? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट आर दोस ऑर्बिट्स इन विच सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होते हैं इन विच जिसके अंदर सैटेलाइट जो है अराउंड द अर्थ मूव करते हैं विद द सेम स्पीड एज द दैट ऑफ अर्थ, उसी स्पीड से जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशन्ड at geostationary orbit because both Earth and communication satellite take 24 hours to complete their one revolution. दोनों 24 घंटे के अंदर अपना एक साइकिल मुकम्मल करते हैं। जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड को फॉलो करते हैं आपके सैटेलाइट भी, जिसकी वजह से ये हमें लगते हैं कि ये अपने ऑर्बिट के अंदर बिल्कुल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है। ये इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया और ये ज़रा डिफरेंट तरह से उसने आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, जिसका आंसर मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट? न्यूटन्स लॉ हमारी किस तरह से मदद करते हैं अगर हमने सैटेलाइट की मोशन को समझना है, तो न्यूटन्स लॉ हमारी कैसे मदद करते हैं? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। Newton law of gravitation helps in understanding the motion of satellite because satellite move around the earth due to a gravitational force. Newton law हमारी हेल्प करते हैं समझने में सैटेलाइट की मोशन को, क्योंकि सैटेलाइट जो है मूव कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ये अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं और न्यूटन्स ने ही हमें बेसिकली ग्रेविटी के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया था। इसलिए न्यूटन्स के बहुत से लॉज हमें मोशन सैटेलाइट को समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। बेसिकली जीपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या करते हैं ये? इट हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन एयर। किसी भी जगह पर एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए हम जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो लोकेशन होती है, हम जब उसको ऑन करते हैं तो वो बेसिकली जीपीएस के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो लोकेशन ऑन होती है वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताती है हम किस जगह पर मौजूद हैं, और बल्कि हमें पूरा रास्ता बताती है कि हमने लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, और पूरी लोकेशन हमें बताती है। ये सारा का सारा सिस्टम जीपीएस के थ्रू ही हो रहा होता है। दी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे। ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक दिन में 2 दफ़ा अपना चक्कर मुकम्मल करते हैं विद द स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। उनकी स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जीपीएस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करें, देख लेते हैं इसके हवाले से। ये भी एक बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिहाज से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ में क्या चीज़ें सिमिलर हैं, इनको देखते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट m1 अट्रैक्ट्स m2 टूवर्ड्स इट। हम जानते हैं कि एक बॉडी जिसका मास m1 है वो m2 को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स F, while m2 attracts m1 towards it, और m2 m1 को अट्रैक्ट करती है with a force of same magnitude force but in opposite direction। उनकी फोर्सेस सेम होती है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है।
जैसे कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज कंसीडर्ड एज एक्शन, अगर m1 बॉडी जो m2 को फोर्स अप्लाई कर रही है आप उसको एक्शन कंसीडर कर लें, देन द रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर m1 जो m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है उसको एक्शन कह दें, और m2 जो m1 के ऊपर अट्रैक्ट कर रही है जो फोर्स लगा रही है उसको रिएक्शन कह दें, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यही चीज़ हम न्यूटन थर्ड लॉ में भी पढ़ते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने सिमिलैरिटी बताने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ में क्या सिमिलैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट द वैल्यू ऑफ g ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉल g की वैल्यू है कुछ जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से हमारे इर्द गिर्द जो हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं उनके लिहाज से, इसमें अर्थ भी है, मून भी है, सन भी है, मरकरी भी है, इसमें स्मॉल g की वैल्यू बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। मून की जो वैल्यू है स्मॉल g की वो है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के लिए आज से बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको 9.8 भी लिखते हैं बहुत बुक्स में, लेकिन आपकी बुक में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सन 274.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मरकरी 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ये लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है और आपको सब बेहतर तरीके से, मुख्तसर तरीके से, लिमिटेड तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और सपोर्ट करते रहें मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।